A very good morning start. Before starting the chapter, let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kaur, to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today we will continue civics chapter 30, the directive principles of state policy. We will start from page number 112. Fundamental rights and directive. First I want to tell the 6 fundamental rights are right to equality. First 6 fundamental rights कौन से हैं? Right to equality, right to freedom from exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. तो इक्वालिटी का हमें राइट है, फ्रीडम का है, ठीक है. एक्सप्लॉयटेशन हमारे साथ अगर हो रहा है उसकी फ्रीडम का भी राइट है हमारे पास, कोई हमें एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल, हम किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी कल्चर के बारे में हम बोल सकते हैं, कोई भी कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट भी है. नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. The Constitution of India guarantees certain fundamental rights to the people of the country. These rights are basic rights which can't be violated by anyone. तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का, वो क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है कंट्री में कि इन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कोई वायलेट नहीं कर सकता, इनको कोई हमसे छीन नहीं सकता. फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव principles both serve a common purpose to safeguard the rights of the citizens. तो फंडामेंटल राइट्स है और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों का एक ही पर्पस है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं इनके राइट्स को सेव करना, इनके राइट्स को पक्का करना. हाउएवर देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं. दीज आर देयर. फंडामेंटल राइट्स are the negative directives that prohibit governments from doing certain things. तो फंडामेंटल राइट्स और नेगेटिव डायरेक्टिव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट को मना करते हैं. जैसे गवर्नमेंट को मना करते हैं कि वो किसी भी सिटीज़न की फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करेगा, इक्वालिटी में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करेगा. राइट टू फ्रीडम फॉर एक्सप्लॉयटेशन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, इसलिए इसे नेगेटिव डायरेक्टिव्स बोलते हैं. बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द पॉजिटिव डायरेक्टिव्स. इसको पॉजिटिव डायरेक्टिव्स बोलते हैं फॉर द गवर्नमेंट टू सर्टेन थिंग्स, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, ये गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए कि क्या उन लोगों ने पॉलिसी बनाने के लिए करना है. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, they are enforceable by the courts. People can go to the courts if their fundamental right are violated. तो क्या है ये जस्टिसिएबल है मीन्स अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट हमसे कोई छीन लेता है, पूरा हमें राइट नहीं मिलता, तो हम कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं. Directive principles are non-justiciable. They are not enforceable by any court and it is not mandatory for the government to follow these principles. तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये कोर्ट के द्वारा फोर्स नहीं किए जा सकते, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर. गवर्नमेंट को मैंडेटरी नहीं है कि वो जो
प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करें। नेक्स्ट वी हैव अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। The Government of India has adopted many welfare measures for implementation of directive principles of state policy। तो गवर्नमेंट ने बहुत सी स्टेट में इम्प्लीमेंटेशंस की है जिसके साथ हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो इम्प्लीमेंट हो सके स्टेट के ऊपर। अंडर द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, तो जैसे हमारे पास है द गवर्नमेंट मेड राइट टू एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो क्या है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसके साथ क्या है, हमें एजुकेशन का राइट मिल रहा है क्योंकि एजुकेशन फ्री रखी गई है 14 ईयर तक के बच्चों के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के बिना 14 ईयर तक जो बच्चे हैं वो एजुकेशन फ्री लेंगे। तो ये एक मेथड है कि कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इम्प्लीमेंटेशंस हो रही है स्टेट पे। To provide living wages to every worker and enhance the standard of living in rural areas, the Government of India has launched the Swarna Jayanti Gram स्वरोजगार योजना एंड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दीज एक्ट्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो गवर्नमेंट ने ये हमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दी है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है कि इंडियन सिटीजन्स को अपनी खाने के लिए, अपने रहने के लिए, कमाने के लिए सैलरी मिल रही है, ठीक है। दीज एक्ट्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में इसके साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। द पंचायती राज सिस्टम इज़ प्रिविलेंट इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज इन इंडिया। तो पंचायत राज सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया हो गया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक तरीका है इम्प्लीमेंटेशन करवाने का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तो पंचायती राज है सारे विलेजेस में, तो इसके साथ क्या होता है, जो विलेज वाले हैं वो अपना जो राइट है वो ले सकते हैं, अपनी जो बात है वो रख सकते हैं पंचायत राज के सामने, पंचायत के सामने, सरपंच के सामने। मैनी वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन implemented for the underprivileged classes of the society by the central and the state government। तो बहुत सी वेलफेयर स्कीम्स चली है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो अपना गुजारा खुद से नहीं चला सकते, गवर्नमेंट लेवलों पर भी और सेंट्रल लेवलों पर भी। अ सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जब इलेक्शन होते हैं तो उन्हें तो कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और जो पार्लियामेंट है उसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोगों को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोगों को रिजर्व सीट दी गई हैं। स्कॉलरशिप्स एंड फ्री कोचिंग आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लैंड रिफॉर्म एक्ट passed by the central and the state government distributes land to poor farmers। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट बना है जिसके थ्रू जो पुअर फार्मर्स हैं उनको लैंड प्रोवाइड की जाती है। द गवर्नमेंट अंडरटेक्स वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। तो बहुत सी और स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसके थ्रू एनवायरनमेंट को सेव रखा जा सकता है। नेक्स्ट है द इक्वल रिमनरेशन एक्ट। द इक्वल रिमनरेशन एक्ट प्रोवाइड्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। तो ये एक्ट क्या करता है, इक्वल वर्क के लिए मैन और वीमेन को इक्वल वेजेस देता है कि मैन ने काम किया या वीमेन ने इक्वल काम के बदले इक्वल पे मिलनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्लियरली ले डाउन द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। दे मेक द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग इट थ्रू वेलफेयर पॉलिसीज़। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू क्या है कि हमें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही वेलफेयर स्टेट घोषित किया गया है, ठीक है, इंडिया को। दे मेक द स्टेट रिस्पॉन्सिबल। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वे स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि कैसे इन्होंने इंडियन सिटीजन के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनानी है। दे आर गाइडलाइंस विच शुड इन्फॉर्म ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। तो
इनको गाइडलाइंस दी जाती है, स्टेट को गवर्नमेंट गाइडलाइंस दी जाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के और प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग. They serve as a yardstick to measure the performance of the government. तो ये एक मेन मेजरमेंट है कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जांचने का, देखने का. दे इन्हांस डेमोक्रेसी इन द कंट्री बाय प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी विदाउट विच पोलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ इनकम्प्लीट. तो ये क्या करता है, इन्हांस करता है डेमोक्रेसी को कंट्री में. कौन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी को पॉसिबल करता है. इसके साथ क्या होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट मिलती है. तो इसके बिना तो अगर इन्हांस नहीं होगी डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर अ सोर्स ऑफ continuity in the policies of the government. In after regular intervals, directive principles ensures that every government will exercise its power for implementing directive principles. तो इसमें continuity रहती है. तो पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की जो चेक करती है कि सिस्टम एज पर डेमोक्रेसी चल रहा है. फिर गवर्नमेंट चेंजेस आफ्टर रेगुलर, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट रेगुलर इंटरवल्स में चेंज होती रहती है. पहले एक गवर्नमेंट आती है, आफ्टर 5 ईयर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि हर एक गवर्नमेंट को, कि जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो जो है अपनी पावर का यूज़ है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स कर रही है कि नहीं कर रही. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट अ मैनिफेस्टो ऑफ द एम्स एंड गोल्स ऑफ द नेशन. दे रिफ्लेक्ट द विजन एंड व्यूज़ ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये क्या है, एक मैनिफेस्टो है एम्स एंड नेशन के एम्स एंड गोल्स के लिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक मैनिफेस्टो है. दे रिफ्लेक्ट द विज़न, इसमें क्या है, विज़न भी आता है और व्यूज़ भी आते हैं उन लोगों के जिनने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. दिस रिफ्लेक्ट्स द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस प्रोवाइड यूजफुल हेल्प इन द कोर्ट्स इन देयर टास्क ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में डिमांड भी कर सकते हैं. सो आवर चैप्टर इज़ ओनली अप टू दिस मच. विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.